अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम बाब नंबर 16 के दूसरे उन्वान को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका तसलसल पिछले उन्वान से निकलता है, जहाँ हमने पढ़ा था कि जो बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं वो 3 तरह के हैं। पहले नंबर पे कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे पे एक्सट्रैक्शन और तीसरे में रिफाइनिंग। हमारा आज का उन्वान जो होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन, किसकी? ओर की। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि ओर की कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, जैसे इससे कबल ही हमने लेक्चर में पढ़ा है कि जब कभी भी हम ओर निकालते हैं ज़मीन में से, तो फिर हम ओर के साथ जो पहला अमल चलाते हैं वो है ओर की कंसंट्रेशन। हमने 3 अवामिल पढ़े हैं कि पहले नंबर पे हम कंसंट्रेशन करते हैं, दूसरे नंबर पे एक्सट्रैक्शन करते हैं और तीसरे नंबर पे रिफाइनिंग करते हैं। तो उसमें से जो पहला अमल है उसका नाम है कंसंट्रेशन। याद रखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन के अंदर तमाम तबई अमल चलाए जाते हैं, यानी इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे या किसी चीज़ को आग लगाएंगे या एक चीज़ का केमिकल रिएक्शन दूसरी चीज़ के साथ करवाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, हम तबई अमल चलाएंगे, किसी किस्म के कीमियाई या केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो नहीं चलाएंगे। अब किस तरह के तबई अमल हो सकते हैं, आइए हम उनको तफसील से पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ओर की कॉन्सेंट्रेशन से मुराद क्या है। ओर की कॉन्सेंट्रेशन से मुराद ये है कि हमें क्या करना है, हमें ओर में मौजूद मेटल को गैंग से अलग करना है। हमें क्या करना है, हमें ओर में मौजूद मेटल को गैंग से अलग करना है। गैंग क्या है? ऐसी इम्प्योरिटीज, ज़मीनी इम्प्योरिटीज जो उसके साथ क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, जब हम ज़मीन में से मेटल्स को निकालते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी जगहों पर हमें रेत, मिट्टी, आर्सेनिक के कंपाउंड्स नज़र आते हैं। वो हैं गैंग, वो हैं वो तमाम ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ जो कि उसके साथ क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। हमारा काम इस अमल में, कंसंट्रेशन में, मेटल को अलहदा करना और गैंग को अलहदा करना है। चूंकि गैंग उसके साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ कमज़ोर सी फोर्सेस बना के जुड़ा होता है, इसलिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना पड़ता और हम सिर्फ तबई अमल चला के ही उसको क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो उसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ी होती हैं, उनको अलहदा करने के लिए फिर हमें केमिकल रिएक्शंस ही करने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि ओर की कंसंट्रेशन के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ता है। याद रखिएगा, पहला काम जो हमें करना पड़ता है वो है ग्रेविटी सेपरेशन। बच्चों, ये नाम से ही आपको समझ लग रही है कि ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या है। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब है हम चीज़ों को अलहदा करेंगे उनकी ग्रेविटी की बुनियाद पे। ग्रेविटी का मतलब, ग्रेविटी को आप किस तरह उसकी तारीफ करते हैं, किसी भी शय की मास को जब उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है तो ग्रेविटी आ जाती है। इसका मतलब ग्रेविटी का ताल्लुक किसके साथ है, चीज के मास के साथ है, चीज के वजनी होने के साथ है। याद रखिएगा, वो चीज जिसका मास यानी जिसका वजन ज्यादा होता है, याद रखिएगा उसकी ग्रेविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिसका मास और वजन कम होता है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है।
हम यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन को कभी कभार कुछ किताबों में मास सेपरेशन की बुनियाद पर भी देखते हैं, यानी इसमें हमारा जो ताल्लुक है उन चीजों को अलहदा करने के लिए वो है बुनियाद किसके ऊपर, उनकी डेंसिटी के ऊपर, और डेंसिटी की बुनियाद क्या होती है, मास। तो मास के ऊपर हम चीजों को अलहदा करेंगे। बहुत आसान काम है बच्चों। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इससे कबल भी आपको बताया कि ओर जब निकलता है तो वो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। हम उन्हें क्रश करके छोटे टुकड़े बनाते हैं और फिर उन्हें ग्राइंड करके और बारीक हालत में ले आते हैं। ये जो बारीक हालत में आ गई है इसको हम क्रश्ड ओर या ग्राइंडेड ओर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे तमाम बच्चों को क्रश्ड ओर का पता होना चाहिए कि क्रश्ड ओर क्या है या ग्राइंडेड ओर क्या है। ग्राइंडेड ओर का मतलब या क्रश्ड ओर का मतलब है कि हमने वो बड़े बड़े टुकड़ों को पीस कर छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं या उसको एक पाउडर किसी सूरत में ले आए हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, क्रश्ड ओर को या ग्राइंडेड ओर को उठा के किस में फेंक देते हैं, पानी में। हम यहां पे क्रश्ड ओर को या ग्राइंडेड ओर को उठा के किस में फेंक देते हैं, पानी में। अब पानी में क्या होगा, हमें पता है कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। गोया साबित हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे चूँकि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और याद रखिए कि हम जिन मेटल्स की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनिंग या फिर मेटलर्जी कर रहे हैं, वो आमतौर पे हैवी मेटल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कॉपर की बात करें, जो कि इस बाब में आगे भी चलेगा, तो कॉपर एक हैवी मेटल है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे चूंकि हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं, इसलिए ये मेटल्स वाले जो हिस्सा होगा उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। साबित हुआ कि हम क्या करेंगे, कम मैस या ग्रेविटी कह लें या डेंसिटी कह लें, कम मैस या डेंसिटी वाले इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे। यानी यहां पर हमारा जो टारगेट है या हमारा जो ध्यान होगा, आप कह लें कि ये इसका एक कानून कह लें कि इस काम का एक कानून क्या है कि कम मैस या डेंसिटी वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि हम वो पूरा क्रश्ड या ग्राइंडेड और उठाएंगे और उठा के सिर्फ उसको पानी में फेंक देंगे। जब उसको पानी में फेंकेंगे और हिलाएंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा कि जो भी ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें हैं जिसमें मेटल का शुमार भी होता है वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो भी हल्की हल्की सी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सब पानी के ऊपर आ जाएंगी। हम वो ऊपर वाली चीज़ों को क्या कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। इस अमल में ना हमने किसी चीज़ को हीट किया, ना हमने उसको आग लगाई, ना हमने उसमें कोई कैटलिस्ट डाला, और ना हमने किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन किया। तो ये ख़ास तौर पर आपके सामने बात रख रहा हूँ कि ये कुल मिला के मुकम्मल तौर पे एक तबई अमल है जिसमें हमने किसी किस्म का कोई कीमियाई रिएक्शन नहीं करवाया। जब हम ग्रेविटी सेपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम जाते हैं दूसरे मरहले की तरफ। याद रखिएगा बच्चों, दूसरे मरहले का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बच्चों ये लफ्ज है फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, आमतौर पे एक झाग नुमा चीज जो कि किसी चीज में सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ आ जाए उसको हम कहते हैं फ्रॉथ। फ्रॉथ हमें बहुत सारी नदियों में भी नजर आता है। आपने देखा है कि नदियों में
जब मौसम तब्दील होता है उसमें बहुत सारे जो सॉल्ट्स हल हुए होते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ने पर क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। हल हुए हुए जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें जो हल हुए होते हैं वो उसमें ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और क्रिस्टलाइज होके ऊपर सतह के ऊपर आ जाते हैं। उसको भी हम फ्रोथ का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे एक सॉल्ट, बड़ा मशहूर सॉल्ट है जिसका नाम है बोरेक्स, वो बोरेक्स हमें ऊपर फ्रोथ की सूरत में नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे लफ्ज़ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ एक झागनुमा चीज़ है जो ऊपर सतह पर आ जाएगी। फ्लोटेशन का मतलब है वो ऊपर तैरेगी। इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा यहाँ पर भी ताल्लुक जो होगा वो किसी न किसी सॉल्यूशन और बिलखसूस पानी के साथ होगा। याद रखिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रिंसिपल या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो एक कानून के ऊपर उसकी बुनियाद है। और वो कानून क्या है बच्चों, वह कानून ये है कि हमें क्या करना है, हमें मेटल और इम्प्यूरिटीज को तर करना है। इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं वेटिंग। वेटिंग का मतलब होता है तर करना है, हमने उसको गीला कर देना है, वेट कर देना है। किस चीज़ से करेंगे, इसमें याद रखिएगा जो हम उसको तर करते हैं वो दो चीज़ों से करते हैं। हम उसको तर करते हैं पानी के साथ और उसको तर करते हैं हम पाइन ऑयल के साथ। और याद रखिएगा कि यहाँ पर हम सिर्फ पाइन ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी हम ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ मिक्स किया जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि सर पानी के अंदर तो हमने पढ़ा है कि इस तरह के ऑयल्स हल ही नहीं होते। मैं ये कब कह रहा हूँ कि पानी और ऑयल को हल किया जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि पानी और ऑयल का एक मुश्तरका मिक्सचर रख लें, चाहे वो हल होता है या नहीं हल होता, उसके अंदर ला के क्या डाल दें, मेटल और जो क्रस्ट ओर है वो ला के उसमें डाल दें। तो पहले नंबर पे हमने ग्रेविटी सेपरेशन की, उसमें हमने क्रस्ट ओर को सिर्फ पानी में डाल दिया। पानी में डालने की वजह से भारी चीजें नीचे बैठ गई, हल्की हल्की चीजें अलग हो गई। अब मसला यह है कि जो भारी चीजें नीचे बैठी हैं उसके अंदर भी तो गैंग हो सकता है, भारी इंप्यूरिटीज भी तो हो सकती हैं। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मेटल ही नीचे बैठा है। जो नीचे बैठी हैं चीजें, मेटल्स के साथ साथ इंप्यूरिटीज यानी गैंग भी तो हो सकता है, भारी पार्टिकल्स भी तो हो सकते हैं, जैसे आर्सेनिक है। अब उनको हमने अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी और पाइन ऑयल, और याद रखिएगा अगर आप पाइन ऑयल नहीं भी इस्तेमाल करते तो कोई भी फैटी एसिड वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोई भी फैटी एसिड्स वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें। जैसे आप बाप नंबर 13 में स्टीरिक एसिड और पामेटिक एसिड को पढ़कर आए हैं, तो कोई एक फैटी एसिड्स वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें अगर पाइन ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि ये जो पाइन ऑयल है, ये पाइन ऑयल मेटल के ज़रात जो उसमें हैं उनको क्या कर लेगा, घेर लेगा। आप सबको पता है कि मेटल्स जो हैं वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, तो पाइन ऑयल उसको चारों तरफ से घेर लेगा, मेटल के ज़रात को, मेटल के पार्टिकल्स को। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आती है, तो ज़रा जहन में मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक लेकर आए। मेटालिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उनके दरमियान की जगहों में आ जाते हैं, और ज़्यादातर मेटल की खसूसियात की पीछे वजह वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाइन ऑयल के ज़रात के साथ क्या बना लेते हैं, कशिश की फोर्सेस बना लेते हैं। गोया साबित हुआ कि मेटल का जो पार्टिकल है या मेटल के जो ज़रात हैं वो चारों तरफ से पाइन ऑयल से घिर जाते हैं। पाइन ऑयल उनको मिक्स कर लेता है अपने अंदर, उसके आप कह लें कि उसके बाहर एक खौल सा बना लेता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पाइन ऑयल के, जब पाइन ऑयल ने उसको घेर लिया और चारों तरफ से
यूं उसके इर्द गिर्द गुलाफ बना लिया तो उससे उसका एरिया बढ़ गया, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां समझाता हूं कि फर्ज कीजिए कि यहां पे ये मेटल के जर्रात पड़े हुए थे, फर्ज कर लें ये मेटल के जर्रात पड़े हुए थे। तो पाइन ऑयल ने क्या किया, पाइन ऑयल ने उसको यूं चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, कुछ यूं। इससे क्या हुआ, आप जरा देखिए, इससे ये हुआ कि उनका एरिया बढ़ गया, यानी उनका वॉल्यूम बढ़ गया। और याद रखें, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी चीज का तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ये हल्के पार्टिकल्स हो गए। और जैसे ये हल्के होते हैं यानी इनका वेट कम हो जाता है, इनका वजन कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से कंप्रेस्ड एयर गुजारते हैं। बच्चों यहां पर आप गौर से देखें, जो एक शक्ल, एक तस्वीर फ्लोटेशन प्रोसेस की बनी हुई है, हम भी आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने इसमें लाके क्या डाल दिया, क्रश्ड ओर। क्रश्ड ओर किसमें डाला है, पानी और ऑयल का अमेजिश है, उसका मिक्सचर पड़ा हुआ, और साथ ही साथ इसको हिलाई जा रहे हैं, हिलाई जा रहे हैं। और हिलाने के अमल को हम कहते हैं एजिटेशन। हम उसको हिलाई जा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो मेटल है उस मेटल को पाइन ऑयल ने चारों तरफ से घेर लिया, उनकी डेंसिटी कम हो गई। और डेंसिटी कम होने के साथ ही साथ हमने एक पाइप उसमें एंटर किया हुआ है, उस पाइप के अंदर से कंप्रेस्ड एयर हम गुजार रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस की हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर दी गई एयर उसमें से गुजार रहे हैं, हवा। और जैसे ही हवा उस पानी में आएगी, चूंकि आपको पता है हवा जो है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठेगी, उससे बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे, बुलबुले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और इस फोर्स, ये जो नीचे से हवा ने फोर्स लगाई है, इस फोर्स की वजह से चूंकि मेटल के पार्टिकल्स पहले ही हल्के हो चुके हैं, लिहाजा ये ऊपर आ जाएंगे और जो बाकी नॉन मेटेलिक या भारी भारी इम्प्यूरिटीज थी वो सारी की सारी नीचे रह जाएंगी। और ये ऊपर आएगा एक झाग की सी सूरत में, और उसी झाग को फ्रोथ का नाम दिया जाता है। और हम फिर उसको वहां से क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। एक तरफ से बहता हुआ पानी, एक तरफ से बहता हुआ पानी भेजते हैं, वो पानी के बहाव के साथ मेटल जो है वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये दूसरा तरीका था। पहले तरीके में हमने भारी चीजें नीचे बैठ गई, हल्की हल्की चीजें ऊपर से अलहदा कर ली, सफाई कर ली। दूसरे में हमने भारी भारी चीजों को पाइन ऑयल के जरिए ऊपर ले आए, और जो गैर जरूरी इम्प्यूरिटीज थी वो नीचे ही बैठी रह गई। इसके बाद जो हम तीसरा काम करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम इस्तेमाल करेंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें यह होगा कि हम ऐसे करके ना दो रूलर्स होंगे यूं, ठीक है। इनके अंदर ना हमने यहां पे ऐसे, ये एक पहिए की तरह का एक इसके अंदर हमने बनाया होगा। इसी तरह इसके अंदर भी रूलर्स होंगे, इनको रूलर्स कहा जाता है, जो इसको घुमा रहे हैं, ये इसको घुमा रहे हैं जैसे एक पहिया घूमता है। बस फर्क ये है कि ये हमने सादे रूलर्स इस्तेमाल किए हैं, जबकि यहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए हैं। ठीक है जी, यहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं बच्चों के इसके ऊपर ना एक लेदर बेल्ट घूमता है ऐसे यूं, इसके ऊपर एक लेदर बेल्ट घूमता है यूं। अच्छा, उस लेदर बेल्ट के ऊपर बच्चों हम क्या रख देते हैं, ये सारा ओवर हमने यहां पे रख दिया। तो ये सारा ओवर यहां पड़ा हुआ।
अब ये पहिए घूम रहे हैं और ये लेदर बेल्ट को घुमा रहे हैं। तो जैसे ये लेदर बेल्ट को घुमाते हैं, आपको समझ लग रही होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। आपको समझ तो लग रही है कि हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों। करने ये जा रहे हैं कि हम मैग्नेट के ज़रिए, यानी मकनातीस, मैग्नेट्स के ज़रिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो बिजली से चालू होते हैं, इनके ज़रिए मैग्नेटिक पार्ट पैदा करेंगे। यानी मैग्नेटिक पार्ट का मतलब है मेटेलिक पार्ट। मेटल चूंकि कशिश रखता है मैग्नेट की तरफ, तो उसको मैग्नेटिक पार्ट कह देंगे। और वो चीज़ें जो मैग्नेट की तरफ कशिश नहीं रखती, हम उन्हें नॉन मैग्नेटिक पार्ट या नॉन मैग्नेटिक हिस्से कह देंगे। अब होगा क्या, चूंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप देखिए कि जब ये चीज़ें यहाँ आएंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होंगे वो मेटल वाले हिस्सों को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो मेटल वाले हिस्से यहाँ पे अलहदा गिरना शुरू हो जाएंगे, यूं। अच्छा, अब जिन हिस्सों को नहीं खींचा जा रहा, जाहिर है वो यहाँ पे गिरते जा रहे हैं। तो इस जगह के ऊपर क्या गिरते रहेंगे, इम्प्यूरिटीज। तो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज आएंगी, और ये कौन सी इम्प्यूरिटीज हैं, जो कि मैग्नेट से किसी किस्म की अट्रैक्ट नहीं हुई है, कशिश पैदा नहीं हुई है। लेकिन मैग्नेट वाला जो पार्ट है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अभी हमने गुज़िश्ता ही लेक्चर्स में पढ़ा है कि कॉपर ग्लास होता है। कॉपर ग्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अब कॉपर वाला जो हिस्सा है वो तो इधर आ जाएगा, लेकिन जो उसके साथ रेत, मिट्टी या बाकी दीगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो चूंकि मैग्नेट की तरफ नहीं आएंगी, लिहाजा वो दूसरी तरफ जाके गिरना शुरू हो जाएंगी। इन तीनों कामों को जब हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है, ना हमने इनको गर्म किया, ना हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, ना हमने इनको आग लगाई। ये सारी तबई अवामिल से चलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इनसे क्या हुआ, इनसे बच्चों ये हुआ कि हमने मेटल वाला हिस्सा ओर में से, जिसमें मेटल की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसका नाम था कंसनट्रेटेड ओर, हमने वो कंसनट्रेटेड ओर अलहदा कर लिया, और बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ जिनका नाम था गैंग, हमने हर एक अमल के अंदर उसको क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। जी, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ लिया कि ओर की कंसंट्रेशन तबई मामलात से चलती है, उसमें हमें किसी किस्म के केमिकल रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।